हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज नया टॉपिक करेंगे। आतंकवाद का नया रूप, जैविक आतंकवाद जो मेंस के लिए आवश्यक है, जैसे अलाइड का और एचएस का, उसके लिए ये आतंकवाद का नया रूप जैविक आतंकवाद टॉपिक ये चर्चा में क्यों था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ जो सम्मेलन हुआ था, एससीओ देशों के मिलिट्री मेडिसिन सम्मेलन में जैविक आतंकवाद के प्रति दुनिया को आगाह किया था। आतंकवाद के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल को बड़ा खतरा बताया। सेनाओं और उसकी चिकित्सा शाखाओं को इससे निपटने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत बताई है। नई दिल्ली में पहले एससीओ मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी मेज़बानी भारत ने की थी। क्या है जैविक आतंकवाद? जैविक आतंकवाद खतरनाक संक्रमणकारी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। जैविक हथियार घातक और जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स जब विषैले फफूंदों से निकलकर वाले जहर होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर पहुंचकर गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। इनके विकास में जीन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है। जैविक हमला सोची समझी रणनीति के तहत रोगाणुओं या अन्य जैविक पदार्थों को छोड़ा जाना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बायोलॉजिकल एजेंट्स की लिस्टिंग करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑस्ट्रेलिया है का ग्रुप है, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स की लिस्टिंग करता है। जैविक हथियारों के इस्तेमाल के लिए अत्याधुनिक साधन या महंगी तकनीकों की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे जानवरों, पक्षियों, हवा, पानी और मनुष्य आदि किसी भी साधन के जरिए फैलाया जा सकता है। जैविक हथियार कई प्रकार के होते हैं। सबसे चर्चित जैविक हथियार एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाला बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है। ऐसे जैविक एजेंट्स जिनका इस्तेमाल युद्ध या आतंक के लिए हो जैविक हथियार कहलाते हैं। स्यूडोमोनास से सेप्टिसिनिया और काकिस एला, बर्नेटी सैक्यू फीवर, वेरियोला मेजर से स्मॉल पॉक्स और इबोला वायरस से हीमोरेजिक फीवर जैविक हथियार हैं। जैविक हथियारों को बनाना रासायनिक हथियारों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पृष्ठभूमि जो पहले हुई थी WW1 मतलब वर्ल्ड वार 1 के दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों से अटैक और इसमें क्लोरीन, फास्जीन और मस्टर्ड गैसों का इस्तेमाल हुआ था। फिर वर्ल्ड वार 2 में इटली और इथियोपिया युद्ध, वियतनाम युद्ध में भी इसका प्रयोग हो चुका है। 1980 के दौरान ईरान ने इराक पर और 1988 में ईरान ने कुर्द निवासियों के खिलाफ मस्टर्ड गैस और नर्वस एजेंट्स का इस्तेमाल किया है। सीरिया में आज भी रासायनिक हथियारों से अटैक हो रहे हैं। 1932 ईस्वी में जापान ने यूनिट 731 का इस्तेमाल कर चीन की बड़ी आबादी को बुबोनिक प्लेग और हैजा से संक्रमित किया था। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने इटली में मलेरिया फैलाया। जैविक हथियार नियंत्रण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हुए हैं, 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत जैविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए बातचीत शुरू हुई थी। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की स्थापना हुई। इसमें 182 देश सदस्य हैं। 1993 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन स्वीकार हुआ और 1997 में लागू हुआ था। CWC रासायनिक शस्त्रों के विकास और जमाब और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। रासायनिक हथियारों का निर्माण रोकने के मकसद से OPCW
बनाया गया। भारत ने 1993 ईस्वी में CWC पर किए हस्ताक्षर कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसरण में रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 अधिनियमित किया। जैविक आतंकवाद का बड़ा खतरा क्यों है? आतंकी हमलों में जैविक हथियारों के इस्तेमाल में दुनिया भर में चिंता पैदा कर दी है। दुनिया के आतंकी संगठनों में जैविक हथियारों की ओर झुकाव बढ़ा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे पकड़ पाना मुश्किल है। कई बार बायोलॉजिकल अटैक हो जाने के काफ़ी समय बाद भी दिखाई नहीं पड़ते हैं इसके लक्षण, जिससे आतंकियों को भागने में मदद मिलती है। मामूली तकनीक और कम आतंकियों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है। आगे की राह क्या है? केमिकल और बायो वेपन कन्वेंशन की कमियों पर काम करने की दरकार है। हथियारों से संबंधित सूचना साझा करना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और निरीक्षण जैसे अहम प्रावधानों पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की सहमति बने। जैविक हमलों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। मिलिट्री सेवाओं के पास स्पष्ट और प्रभावशाली रणनीति के साथ जांचा परखा तरीका हो। इस वीडियो में हमने ये टॉपिक किया है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।